एक्स बताती है कि ऐसा हो सकता है, कि ऐसी संभावना है। लेकिन D9 क्या कहता है कि ऐसा होगा, वो आपके प्रारंभ में लिखा हुआ है। तो हम आज बात करेंगे D7। जो D7 है, कुंडली के फिफ्थ हाउस का वो सूक्ष्म विश्लेषण है। फिफ्थ हाउस यानी कि संतान। D7 से संतान के विषय में देखा जाता है। अब कौन सी संतान का सुख होगा, पिता के साथ संबंध कैसे होंगे, या आने वाली जो हमारी संतान है वो संतान भाग्यशाली होगी, फेमस होगी, पैसे वाली होगी, धन संपदा उनके पास होगी, वो देख सकते हैं। अब फिफ्थ हाउस से हम संतान देखते हैं, और D7 की फिफ्थ हाउस में संतान देखते हैं। लेकिन आपके पास तीन बच्चे हैं, और वो तीन बच्चों में से कौन से बच्चे का भाग्य कैसा रहेगा, उसकी एजुकेशन कैसी रहेगी, धनी कौन सा होगा, तो वो कैसे देखेंगे। पेरेंट्स की जो कुंडली है, पेरेंट्स की कुंडली का जो लग्नेश, जो पंचमेश है, वो क्या है, वो आप संतान है, वो संतान है। जो लगन कुंडली है, जैसे मान लीजिए आप है, आपकी लगन कुंडली का लग्नेश यदि D7 के 6, 8 या 12 भाव में चला जाए, पेरेंट्स की कुंडली का जो लग्नेश है वो 6th, 8th और 12th में प्लेस हो जाता है, तो संतान के साथ संबंधों में जो वैचारिक मतभेद है या वो सुख की अनुभूति उनको नहीं होती। हम पूर्णतः ऐसा नहीं कह सकते। यदि पेरेंट्स का लग्नेश D7 में 6th, 8th या 12th हाउस में किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, यानी कि कोई पाप ग्रह साथ में बैठा हुआ है, दृष्टि है, फिर वो कन्फर्म हो जाता है, पिता और पुत्र के, माता पुत्र के संबंध अच्छे नहीं हो। D7 का जो लग्नेश है, D7 का लग्नेश आपको ये बताता है कि जो संतान होगी, कई बार क्या होता है कि शादियां हो जाती हैं, शादियां होने के बाद संतान काफी टाइम के बाद होती है, तो उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो पति पत्नी है वो संतान करना नहीं चाहते, वो संतान करना नहीं चाहते किसी जॉब के कारण, या कोई भी और कारण हो सकता है, या फिर किसी प्रेशर में, किसी दबाव में संतान को कर लेते हैं। तो संतान प्रेशर में की गई है, प्रेम से की गई है, वासनावश की गई है, कैसे की गई है, वो D7 का लग्नेश आपको बताएगा। आपको D7 का लग्नेश आपको बताएगा। तो हम चेक करेंगे किसको, मदर और फादर दोनों के D7 को चेक करेंगे। अब उनके D7 का लग्नेश वो कौन सी स्थिति में, शुभ स्थिति में है, किसी बुरे ग्रह से पीड़ित है। यदि पत्नी का D7 का लग्नेश वेल प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो संतान करने के लिए तैयार है, वो तैयार थी।
लेकिन जो हस्बैंड है उसका जो D7 का लगने से वो वेल प्लेस्ड नहीं है, तो वो उसके लिए रेडी नहीं। तो D7 का लगने से बताते हैं कि संतान मजबूरी वश की गई है, प्रेम से की गई है, वासनावश, किसी प्रकार से, क्या कारण कारण क्या है उसका ये बताता है हमें। और D7 का लगनेश आपके पुण्य को बताता है। जो आपको संतान होगी वो आपके पुण्य से होगी, और आपके पुण्य अच्छे होंगे पूर्व जन्म में किए हुए, तो संतान भी अच्छी होगी, आज्ञाकारी होगी। D7 हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में बताती है। हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर वो कैसी होंगी, पोता पोते आदि वो कैसे होंगे, वंश वृद्धि होगी क्या। और जो D12 है, D12 हमारे पूर्वजों के बारे में बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे हैं। D7 का सेकंड हाउस होता है जो वंश वृद्धि का होता है, वंश का होता है, संस्कारों का होता है। यदि D7 के सेकंड हाउस में शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वंश वृद्धि होगी, आगे संतान बढ़ेगी। पीड़ित है तो आगे वंश वृद्धि नहीं होगी, होगी तो बड़ी कठिनाई से होगी। D7 का लगने से सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में मैंने बताया आपको चला जाए, तो वहां क्या होता है कि संतान करने की इच्छा नहीं होती, दबाव वो संतान होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेरेंट्स हैं बोल देते हैं भाई संतान करनी पड़ेगी, ये है ना, तो करनी पड़ती है। कुछ ना कुछ कई और भी कारण हो जाते हैं कंसीव होने के। ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर मैं बस ये कह रही थी कि आपने उस दिन शायद ये लिखवाया था कि लगन का जो लगन लॉर्ड अगर D7 में 6 से 12 में जाए, तो हम्म, यहाँ कंफ्यूजन D7 का लगना है या लगन बिल्कुल से है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो लगन लॉर्ड, लगन कुंडली का, वो D7 के सिक्स एट ट्वेल्थ में चला जाए, वो क्या बताता है, वो बताता है कि आपकी संतान के साथ कैसे संबंध होंगे। D7 का लगने से बताता है कि संतान जो पैदा हुई है उसमें माता पिता का वो खुशी से पैदा की है, मजबूरी वश की है। तो वो ये बता रहा है कि भाई इच्छा, संतान पैदा करने की इच्छा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई चार्ट आता है कि संतान कब होगी, है ना, शादी हो गई 4-5 साल हो गए बच्चे नहीं हो रहे, तो जो बुजुर्ग हैं जो माताएं हैं जब वो होता है भाई पोते पोते और देखे ना, तो वो आ जाते हैं भाई संतान नहीं हो रही। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको ये बता सकते हैं कि भाई संतान क्यों नहीं हो रही। भाई में इसको जो पत्नी नहीं चाहती या पति नहीं चाहता, है ना, भाई जब चाहें तो होंगे ना, तो वो नहीं चाहते तो उसको बता सकते हैं भाई। अब उसमें क्या होता है कि वो पूछते हैं भाई इनमें से कौन नहीं चाह रहा है, भाई जो संतान वाले की कौन आगे नहीं बढ़ रहा। तो हम लेडीज और जेंट्स दोनों की कुंडली को देखकर उनके D7 के लग्नेश को चेक करेंगे कि कौन से का लग्नेश पीड़ित है। जिसका लग्नेश पीड़ित होगा तो वो व्यक्ति संतान करने का इच्छुक नहीं है, तो हम उसको ये बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अब पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जब संतान देखते हैं D7 से, फर्स्ट चाइल्ड फिफ्थ हाउस, D7 का फिफ्थ हाउस फर्स्ट चाइल्ड, सेवंथ हाउस सेकंड चाइल्ड, नाइन्थ हाउस थर्ड चाइल्ड, और 11th फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ, ऐसे ये बढ़ता जाता है। सिक्स्थ देखेंगे थर्ड हाउस से, तो 5 ही है मोस्टली, आगे तो ये संतान देखी जाती है। फिर उसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है कि
संतान गोद ली जाती है, अडॉप्ट की जाती है। अडॉप्शन कैसे देखती है? D7 का जो एट्थ हाउस है और नाइन्थ हाउस है, इन दोनों का जब रिलेशन होगा, आपस में रिलेशन होगा, या तो एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हो, या नाइन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, या दोनों के लॉर्ड एक साथ बैठे हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, तो वो संबंध हो जाता है एट्थ और नाइन्थ का। उस स्थिति में बच्चा अडोप्टेड हो जाता है, अडोप्ट लेना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एट्थ और नाइन्थ का जो संबंध इतना मजबूत होता है, अपना बच्चा होते हुए भी व्यक्ति दूसरा बच्चा गोद ले लेता है, दूसरे बच्चे को गोद ले लेता है। तो ऐसा होगा जब एट्थ और नाइन्थ का रिलेशन होता है। मेल चाइल्ड जो होता है, मेल ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, गुरु और राहु। सूर्य, मंगल, गुरु और राहु, ये क्या है? ये मेल प्लेनेट है। जो मेल राशि है, ये तो फीमेल प्लेनेट है, चंद्रमा, शुक्र और केतु। चंद्रमा, शुक्र और केतु, ये क्या है? फीमेल प्लैनेट है। अब राशियों, मेल राशि कौन सी है? एक, 4, 5, 7, 9 और 12 है। फीमेल राशि कौन सी है? 2, 3, 6, 8, 10 और 11 है। ये फीमेल राशियां हैं। और वंश वृद्धि के लिए सेकंड हाउस को देखा जाता है। सेकंड हाउस यदि आपका अच्छी स्थिति में, और तो वंश कर्क राशि वृद्धि किस होगी। में आएगी जी, मेल में फीमेल में? कर्क राशि मेल राशि है। ओके ठीक है। और आप उससे देखोगे ना भाई, जैसे जितने भी ओड राशियां हैं, विषम राशियां हैं, वो सभी मेल राशि हैं। वो पैटर्न अलग है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मान लीजिए आपके 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हैं, तो 3 चाइल्ड में से कौन सा बच्चा आपका अच्छे से पढ़ेगा? यदि आपने पूछना है भाई सेकंड बच्चा मेरा कैसा रहेगा पढ़ाई में, तो उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड बच्चे के लिए क्या देखते हैं? सेवंथ हाउस। तो एजुकेशन फोर्थ हाउस है, जो प्राइमरी एजुकेशन, जो 12th से नीचे नीचे है। केपी में फोर्थ से देखते हैं, पराश्री में फिफ्थ से देखते हैं, फिफ्थ हाउस। तो जब सेवंथ हाउस से फोर्थ हाउस कौन सा हुआ? 10th। एंथ हुआ जी। यदि 10th हाउस पीड़ित है, 10th हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, तो एजुकेशन में दिक्कत होगी सेकंड बच्चे की। यदि आपने थर्ड बच्चे के बारे में देखना है, तो थर्ड बच्चा कौन सा आपका? 9th हाउस है। तो 9th हाउस से फोर्थ हाउस जो होगा वो उसकी एजुकेशन है। अगर हायर एजुकेशन देखना है, 9th जो हाउस है वो थर्ड बच्चे के लिए है। थर्ड बच्चे की आपने हायर एजुकेशन देखनी है, तो 9th से 9th कौन सा हुआ? फिफ्थ हाउस। तो आपने थर्ड बच्चे के लिए फिफ्थ हाउस को चेक करना पड़ेगा कि वहां पर कोई पापी ग्रह है क्या, शुभ ग्रह है क्या, या फिफ्थ लॉर्ड को किस स्थिति में है, तो उसकी एजुकेशन के बारे में बताएगा। या अपने से 6th 8th 12th में चला जाए,
तो एजुकेशन अच्छी नहीं होगी। जैसे आपने सेकंड बच्चे के बारे में देखना है कि एजुकेशन कैसी है इसकी। तो सेकंड बच्चा सेवंथ हाउस है, सेकंड से फोर्थ टेंथ हाउस हुआ उसकी एजुकेशन, टेंथ हाउस हुआ। टेंथ लॉर्ड किस स्थिति में है? वो अपने से 6 8 12 में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन में दिक्कत है। समझ रहे हैं ये जो बता रहा हूं? तो आप इस प्रकार अपने अलग अलग बच्चे के बारे में देख सकते हैं, उसकी एजुकेशन, उसके स्वास्थ्य, मैरिज से संबंधित, वो भी आप, क्योंकि मैरिज का पार्ट कौन सा होता है? हाउस, सेवंथ हाउस। तो नाइन्थ से सेवंथ कौन सा होगा? थर्ड हाउस होगा। एक नाइन्थ। इसकी कुंडली लगा के बताना जरा कोई। अच्छा ठीक है। ठीक है यहाँ पर। कोई भी लगा लो एग्जाम्पल के रूम में। तो किसी की जानकारी की हो तो अच्छा हो जाए। हम्म। देखिए, हम ऐसे D7 लेते हैं। अभी जिसकी कुंडली है, इनका टाइम है 27 दिसंबर 1991। तो कितनी एज हुई इनकी अब? इनकी जो भी। 33। हाँ 34। यानी कि शादी हो चुकी है। ठीक। हम्म। तो जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली का जो लग्नेश है D7 में कहाँ है? लगन कुंडली का लग्नेश कौन है? वीनस। तो D7 में वीनस कहाँ है? एट्थ एट्थ हाउस हाउस। में। तो ये कह सकते हैं कि अपने संतान के साथ संबंध थोड़ा गड़बड़ है। और साथ में क्या है? मंगल की दृष्टि है जो क्रूर ग्रह है। यानी कि संतान के साथ झगड़े वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा होगा। ठीक है। फिर जो फर्स्ट चाइल्ड है वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे, सेकंड चाइल्ड सेवंथ हाउस से देखेंगे, थर्ड चाइल्ड नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। फोर्थ चाइल्ड 11th हाउस, फिफ्थ चाइल्ड फर्स्ट हाउस, और सिक्स चाइल्ड थर्ड हाउस। आगे भी है अगर सेवंथ एट देखना है तो। ठीक। उसके बाद अब इनका देखो, अब वीनस है ना, वीनस D7 के लगन लॉर्ड कौन है? वीनस। कहाँ चले गए? एट्थ हाउस में। वीनस कहाँ चले गए? एट्थ एट्थ हाउस हाउस में। में। ये क्या बता रहे हैं कि संतान करने में इनकी दिलचस्पी नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, कोई बिजनेस है, कोई और आगे बढ़ना है कुछ, मतलब कि अभी रुचि नहीं है। तो यही सेम कंडीशन हम इनके पत्नी के चार्ट में देख सकते हैं, क्या उनकी ऐसी स्थिति है क्या। फिर हमने चेक करना है कि फर्स्ट जो बच्चा है इनका, उनकी एजुकेशन कैसी रही। KP में देखते हैं फोर्थ हाउस से, जो प्राइमरी एजुकेशन है 12th तक। प्राचीन देखते हैं फिफ्थ हाउस से। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बच्चे की एजुकेशन चेक करनी है। तो फर्स्ट बच्चा क्या है? सेकंड, फिफ्थ हाउस। तो यहां से फोर्थ चेक करूँ उनकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। 1 2 3 4, एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में वीनस बैठा हुआ है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, एजुकेशन ठीक होगी। लेकिन साथ में दृष्टि भी है मंगल की।
और जो वीनस है ना, फोर्थ हाउस का फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। वीनस अपनी ही राशि में बैठा है, मजबूत हो गया भाई। फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस हुआ, यानी कि फर्स्ट बच्चे की एजुकेशन क्या हुई, फिफ्थ से फोर्थ। तो फोर्थ लॉर्ड अपनी राशि में अपने हाउस में बैठा है तो मजबूत हो गया, यानी कि शिक्षा मजबूत होगी, अच्छी होगी शिक्षा। और साथ में मार्स की दृष्टि है, मंगल भी अपनी राशि में बैठा मजबूत है, तो दिखते में आएंगी। लेकिन उसके लिए एक बात कह सकते हैं अलाइनमेंट के लिए, अगर इसकी एजुकेशन टेक्निकल हो तो मार्स इनका हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। कि मार्स क्या टेक्निकल है, मशीनरी है, इंजीनियरिंग है। अगर इनकी एजुकेशन मंगल से रिलेटेड हो जाए तो फिर उसके एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे हम अगर देखें, सेवंथ हाउस सेकंड चाइल्ड का है, सेकंड चाइल्ड की एजुकेशन कैसी होगी, तो सेवंथ हाउस से टेंथ हाउस, फोर्थ हाउस कौन सा हुआ, टेंथ हाउस। टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है, मून। और चंद्रमा अपने हाउस को देख रहा है, अच्छा है इनके लिए अभी, ठीक है। वही, ये वही कुंडली है जिसके बच्चे डीफ एंड डम्ब है, गूंगे बहरे बच्चे जिसके। गूंगे बहरे हैं। तो कितने बच्चे हैं इसके, अ, अभी एक तो है ही है, बाकी अब दूसरा कंसीव है, मतलब दूसरा अबॉर्शन करा दिया था, अब तीसरा कंसीव हो रखा है। दो बच्चे हैं ना। एक बच्चा है अभी। वो बच्चा क्या है, लड़की है। लड़की है। हम्म, तो फर्स्ट चाइल्ड है सेकंड चाइल्ड है वो, वो फर्स्ट चाइल्ड है। उससे पहले अबॉर्शन में कुछ हुआ तो नहीं ना। उससे पहले नहीं हुआ था, बाद में कराया है। तो कैसे होता है पता कहते हैं, जो संतान का विषय है ना, बड़ा पेचीदा विषय है ये। हम्म, वे संतान फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, अब बीच में से मिस कैरेज हो जाए 1 डेढ़ महीने का, तो बताते हम्म, नहीं है वो। बच्चा कंसीव हो गया ना, वो संतान हम्म। में काउंट होता है, तो संतान में ही काउंट होता है। चलेगा लल्ला इसको। हम्म। तो ये स्थिति है। अब वीनस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल कहाँ बैठा है इनका, सेकंड सेकंड हाउस में। हाउस। बहरा भी है क्या, हाँ, हम्म, बहरा ही तो है, मैंने तो बहरा ही है। बहरा ही है, बोलता है, मतलब बोलता है तो। बोलता इतना नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। बहरे की ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि देखो मंगल है ना, मंगल में किसके प्रभाव है, साथ में शनि का प्रभाव है ना, शनि की थर्ड दृष्टि है। हम्म, मंगल पर दृष्टि किनकी है, क्योंकि शनि की दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है, थर्ड दृष्टि। तो थर्ड हम्म। दृष्टि मंगल पर है। और शनि के साथ कौन है, शनि का केतु। केतु भी है और बुध भी है। बुध वाणी का है, हम्म, बुध वाणी का है, एजुकेशन का है। अगर आपने एजुकेशन चेक करनी है ना, तो बुध को चेक करेंगे, वाणी हम्म, को चेक करना, बुध को चेक करेंगे। तो हम्म। D7 में क्या है इनका, बुध शनि और केतु से पीड़ित है। क्योंकि जो D7 है, D7 का जो कारक ग्रह है वो गुरु है, वो गुरु है। तो गुरु उनका अपने राशि में है, संतान तो हो गई, ठीक है ना। D7 में गुरु अपनी राशि में, संतान तो हो गई, लेकिन संतान की वाणी कैसी होगी, और उसको हम बुद्ध से देखें, बुद्ध वाणी का कारक होता है। अब गुरुजी जैसे है ना, D7 भी वर्ग उत्तम है, फिर भी इतनी दिक्कत क्यों है? D7 वो तो उसके लिए है ना, वो तो हाँ। वो व्यक्ति चाहता है वे संतान हो, वो तो उसके लिए है ना। हम्म, हमने कहा D7 का फर्स्ट लॉर्ड है, जो वो व्यक्ति के बारे में बताता है, व्यक्ति संतान करना चाहता है नहीं करना चाहता। हम्म, लेकिन D7 का फिफ्थ हाउस है ना, वो उसकी संतान है। D7 का फिफ्थ हाउस वो संतान है। D7 का लगन तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति स्वयं है, हम्म, वो संतान नहीं।
ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग हाउस से अलग अलग संतान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं कुछ बोलूं गुरुजी? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं नहीं नहीं कुछ। नहीं, आप क्या पार्क बोली। जो आनंद जी का सवाल था ना, हम्म। तो आनंद जी इसमें एक काम कर सकते हैं। देखिए कि जो D1 का जो लग्नेश है, हम्म। वो जो गया है वो अष्टम में गया है। अष्टम में गया, बिल्कुल। तो एक बात है आनंद जी, एक हमेशा मोटी सी बात ध्यान में रखो कि D1 का जो लग्नेश होता है वो कुंडली का राजा होता है, वो आप स्वयं होते हैं। और D7 जो है वो आपके संतान की कुंडली आपके लिए। D7 जो है, तो हम्म। अब क्या होता है कि अगर ग्रह आपका लग्नेश छठे में बैठ जाए तो संतान के साथ शत्रुवत संबंध होंगे। आठवें में बैठ जाए तो वो आपको पीड़ा देने वाला संबंध बनाएगा। 12वें में अगर लग्नेश चला जाए तो वो संतान से आपको दूरी बनी रहेगी। दूरी ही रहेगी, मुक्ति देगा, आपको दूर रहेगा फिर। वो चीज दिखाई देता है। अब बिल्कुल। जो गुरुजी ने बताया, बहुत सुंदर बताया कि D7 का अब लगन और लग्नेश क्या बता रहा है। कोई भी जो भाव होता है ना, वो सिग्निफिकेशंस का मतलब कि उसमें क्या क्या भाव से चीजें मिलेंगी, भाव सिर्फ इतना बताता है। और भावेश जो है वो उस कुंडली का कर्ता होता है कि वो आपको ला के देगा। और कारक जो होता है वो उसमें ब्यूटी ऐड करता है बेसिकली। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे D1 का जो लग्नेश है वो अष्टम में चला गया, यानी कि संतान से पीड़ा मिलेगी। पहली बात तो ये हो गई, शत्रुता नहीं रही लेकिन पीड़ा मिली। एक बात। अब D7 को अगर हम देखते हैं तो लगन जो है वो आप देखिए पाप कर्तरी में है। पहली बात हमने ये देखा। पाप कर्तरी में होने के कारण आपको ये भी पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की जो संतान करने की इच्छा थी वो शुरू में नहीं है, वो दिखा रहा है उसको। लेकिन यह है कि वहां पे बुध ग्रह भी बैठा हुआ है, जबकि D7 की कुंडली में बुध ग्रह आप देखें तो नवम और वो द्वादश भाव का मालिक बन जाता है। अब क्या होता है कि वहां पे लग्नेश जो है वो फिर अष्टम में चला गया। तो संतान तो हो रही है क्योंकि वो शुभ ग्रह है और अपने भाव में बैठ के मजबूत है, लेकिन अष्टम में गया है इसलिए पीड़ा मिल रही है। अब तीसरी चीज पे आ जाइए, जैसे गुरुजी ने अभी बताया कि अगर आपको पहली संतान देखनी है तो जहां पे पंचम भाव आता है आप उसे लगन बना दीजिए। गुरुजी एक मिनट, D7 के पंचम भाव को लगन बनाइए जरा। अब आप ये देख लीजिए, अब वो संतान के बारे में पता चल गया। द्वितीय भाव उसके वाणी का हो गया, उसमें कौन से आके बैठ गए? राहु। राहु केतु एक्सिस हो गई। शनि उसको देख रहा है वहां पे। क्या स्थिति उसने बना दी, द्वितीय भाव की स्थिति बहुत ही खराब कर दी। तो आप ये देख पा रहे हैं कि उस संतान की, और जहां तक उसकी जो पढ़ाई के बारे में बात हो रही है तो गुरुजी ने बताया कि चौथे घर से आप देखेंगे या हायर एजुकेशन देखेंगे, वो पंचम से देखेंगे, वो सारी बातें हैं। तो अगर चौथे घर में देखें तो शुक्र अपने घर में बैठ के बली हो रहा है, तो चलिए वहां तक की बात भी आपको सही नजर आ जाती है। लेकिन हायर एजुकेशन में देखोगे तो बुध अष्टम में चला गया, उच्च का गया है लेकिन अष्टम में चला गया। यानी कि बड़ी पढ़ाई करने में, क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है ना बेसिकली, हाँ। अभी जैसे गुरुजी ने बताया, वो अप टू 12th तक की पढ़ाई दिखाता है। और पंचम जो है वो ग्रेजुएशन दिखाता है। और नाइन्थ जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन और इस तरह दिखाता है। तो आप इस तरह से आनंद जी अगर कोई भी कुंडली बनाए तो अगर जैसे पंचम को लगन बना लें, और जैसे गुरुजी ने बताया कि अगर दूसरे बच्चे को देखना है तो सप्तम को लगन बना लें, तीसरे को देखना है तो नवम को। तो आपको अब यहाँ पे वाणी में आपने देखी राहु आ गया, राहु केतु एक्सिस, और शनि से दृष्ट हो गया, तो सब एकदम पिटता हुआ नजर आ गया। अब तो ये ये, पूछे, जैसे वाले सेकंड चाइल्ड कैसी होगी, है ना। हाँ फर्स्ट चाइल्ड चलो ठीक है, भी ये मतलब कि डम भी है, वो भी है ना, बहरी है, गूंगी है ना। बस सेकंड चाइल्ड कैसी होगी। तो उस अब उन्होंने क्या किया कि अबॉर्शन करवा दिया सेकंड चाइल्ड के लिए। क्या करवा दिया? अबॉर्शन करवा दिया उन्होंने। तो यानी कि सेकंड चाइल्ड तो हो चुकी है ना इनकी। तो अब थर्ड चाइल्ड होगा। नाइन्थ है उसका लगन बनाएंगे ना।
नाइन्थ को लगन बनाएंगे, पहले इसको चेंज करेंगे। आपको पता है मेरी क्लास में सिर्फ 15 लड़के हैं, बाकी सारे लड़के हैं। इस क्लास में 48 बच्चे हैं, तो 48 लगन वाले। लॉर्ड है जो कहाँ चला गया? बुध शनि केतु के साथ। हम्म। अच्छा, ये वो होता है, देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास संतान के विषय में जब बात होती है कंसीव करने के लिए, तो उसमें हमेशा मदर की कुंडली को प्रेफरेंस दे। संतान जो कंसीव हो कब होगी, कैसी होगी, उसमें माता की कुंडली ज्यादा महत्व दिया जाता है। संतान के कंसीव करने के लिए कब होगी, कैसी होगी, इसमें दिखा रहा है सब कुछ ठीक है इसमें तो, लेकिन ज्यादातर माता कुंडली को दिखाता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ संबंध कैसे होंगे, कैसा सुख होगा, वो दिखाएगा, वो दोनों की में दिखाएगा। जब बात आई कंसीव करने की, कब कंसीव होगी, मेल होगा फीमेल हो कैसे, वो ज्यादा मैटर करेगी उसमें। अब इसमें देखो, आप एक चीज दिखाता हूँ आपको मैं। इनका ऐसा रहता तो आपको मैं देखो वैसे बता रहा हूँ। वे, इनको जो संतान मिल रही है ना, गुंगी है, जो भी जो परमात्मा की कृपा है जो है ना, उसमें एक कारण है इनका, इनको श्राप है। मैं वो कुंडली बताऊंगा आगे D7 करने के बाद, कि हम D9 से श्राप कैसे देखते हैं, कि पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए कि उनका भुगतान वो अब कर रहा है। पूर्व जन्म में वैसे कर्म कौन से ग्रह से संबंधित ऐसे कर्म किए हैं कि वो भुगत रहा है, वो D9 हमको बताएगा। मंत्र साधना होगी या नहीं होगी, D9 हमको बताएगा। कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, जो पूर्व जन्म से उसके अंदर वो क्वालिटी ऐड हुई है पहले से, वो हमें त्रिकोण हाउस बताएंगे D9 के। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, D7 में बात करते हैं। इनमें दो, इनकी कुंडली में दोष हैं, जिसके कारण इनको संतान सुख नहीं मिला। आपको बता दूंगा क्या कारण है इसका। D9 हमें बताता है कि पूर्व जन्म में इन्होंने कैसे कौन से कर्म किए। नाइन्थ हाउस आशीर्वाद का होता है, नाइन्थ हाउस आशीर्वाद का होता है। फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का होता है। और एट्थ हाउस, D7 का एट्थ हाउस, संतान नहीं हो रही, उनका टेस्ट कर लो ना। संतान नहीं अच्छा, हो पापा रही, को गर्मी लग रही है वो जो इसलिए। बंधन है, वो बंधन आपको कर एट्थ लिया, हाउस बहुत बताएगा। हो गया। मैं कितना कर रही अब थी? इसमें जो ये किसी भी कुंडली, सप्तमास कुंडली बता रहा हूं आपको मैं, सप्तमास कुंडली का एट्थ हाउस आपको बताएगा कि संतान होने में देरी क्यों है, वो कौन से बंधन है, कौन सी रुकावटें हैं, क्योंकि जो भी आपने पाप कर्म कुछ किए हैं ना, वो एट्थ हाउस आपको बताता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ सूत्र, ये हमारे गुरु जी ने बताया था पहले, बहुत पहले, वो अपने लिखा हुआ है, वैसे पर ध्यान आ गया ये। यदि आपने अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना है, कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे थे, क्या नौकरी करते थे, क्या काम था, कैसा था, अपने कुंडली के एट्थ हाउस को लगन बना लें। अपने कुंडली के एट्थ हाउस को आप लगन बना लें, उससे आपके पूर्व जन्म के जो बंधन है, कर्म है, क्या था, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक बार इसको करके देखें अपना, अपने लेवल पर,
फिर आगे हम बताएंगे कि क्या है, कैसे देखा जाता है। तो D7 में एक मैंने आपको लिखवाया है पहले, बीज स्फुट अक्षत्र स्फुट, वो तो करवा रखा है ना, बीज स्फुट और अक्षत्र स्फुट। यदि आपके D7 में पता है, एक क्वेश्चन तो बीज सूर्य फुट और अच्छी, 6 फुट करा रखे हैं जी दोनों। हाँ की हो ना, बीज स्फुट किसके लिए होता है? स्फुट होता है मेल के लिए और 6 फुट होता है स्त्री के लिए। स्त्री के लिए। यदि उसमें हम हमें जांच देखेंगे। करना है हाँ। कि संतान नहीं हो रही, तो उसमें से जो दंपति हैं उनमें से फिजिकल वीकनेस किस में है, लेडीज में जेंट्स में, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, बीज स्फुट और अक्षेत्र स्फुट। यदि D7 के करेला का भी कड़वा यदि कड़वा वैसे नहीं होता। D7 के कुंडली है, उसमें सूर्य करेला आपका वेल प्लेस्ड है, सूर्य आपका वेल प्लेस्ड है, तो इसका मतलब है कि आपके परिवार में जो आत्मा आएगी, जो बच्चा आएगा, वो शुभ आत्मा, अच्छी आत्मा, पवित्र आत्मा आएगी। डी दोबारा बताना जी, दोबारा बताना। D7 की जो कुंडली है, D7 में, इस कुंडली में सूर्य आपका वेल प्लेस्ड है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, ठीक है ना, वर्गोत्तमी है। तो जो आपके परिवार में जो बच्चा आया है वो एक अच्छी आत्मा है, मतलब कि आपके लिए पुण्य लेकर आया है, शुभ आत्मा है। आत्मा शायद बड़ी होती है, लेकिन एक होता है कि पवित्र आत्मा होती है, संस्कारी होता है। गुरु को चेक करेंगे। D7 कुंडली का जो कारक ग्रह है वो गुरु है। यदि गुरु D7 कुंडली में पीड़ित है, नीच राशि में है, पापी ग्रह के साथ है, 6 8 12 में है, तो संतान होने में दिक्कतें होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पूजा करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करने पड़ेंगे। वीनस कमजोर है, वीनस कमजोर है तो आपकी संतान में विकृतियां आएंगी। विकृति क्या होती है? कि बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है किसी न किसी रूप में। अब इनका देखो, वीनस 8th हाउस में है ना, D7 का वीनस कहाँ पे? 8th हाउस में ना। तो बच्चे विकृतियां हैं, क्या विकृतियां हैं? सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और वीनस के कमजोर होने से और क्या होता है? वीनस क्या है? बीज है। वीनस क्या है? बीज है। तो बीज कब पनपेगा? जब वो सही अवस्था में होगा, मजबूत होगा। तो शुक्र के कमजोर होने से संतान होने में भी समस्याएं होती है। D7 में यदि कोई धन योग है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो धन आपको मिलेगा। D7 में यदि धन योग है तो आपकी आने वाली संतान धनी होगी, और वो धनी होगी तो बाद में आपको लाभ होगा। देखो, संतान के लिए D7 में यदि राजयोग है तो आपकी आने वाली संतान समृद्ध होगी, फेमस होगी। D7 आपके 5th हाउस का विश्लेषण है। अब सुख कहां से देखते हैं? किसी भी
वर्क कुंडली में अगर आपने सुख देखना है, क्योंकि लगन कुंडली में सुख कहाँ से देखते हैं? फोर्थ हाउस से। तो हर एक वर्क कुंडली का जो सुख है वो फोर्थ हाउस है। संतान सुख है या मानसिक जो शांति है संतान के साथ, उसके विचार कैसे हैं, उसका फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस हमें बताता है कि मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। और फोर्थ हाउस में देखो इनके चंद्रमा बैठे हुए हैं, किनकी राशि में है? शनि की राशि में है। तो स्थिति ठीक नहीं है ना। तो ये हमें बताता है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, वो धीरे धीरे हम इसी पे बात करेंगे, 2-3 क्लास इसी पर होंगी, एकदम ज्यादा ना हो जाए। और कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। D7 में हम आगे चलते रहेंगे, 2-3 क्लासेस की करेंगे आगे भी। और आप ये देखना, कभी भी किसी की कुंडली में, मतलब किसी व्यक्ति की कुंडली आपके पास आती है, उसने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, तो उसका 8th और 9th का रिलेशन मिलेगा आपको। 8th और 9th कौन से? एक D7 कुंडली है पे मेरे पास, है क्या? अडॉप्ट वाली है। बताइए उस जेंट्स का बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? फीमेल का है जी। फीमेल का बताइए क्या है? अभी बता दो। मोबाइल में 25 जनवरी 1983। क्या नाम है? नाम मुझे नहीं याद आ मैं रहा जी। कोई ऐसे देता हूँ, मैं आनंद। समय और बता रहा हूँ। 25 जनवरी 1983। सॉरी, 83 नहीं, 85, 85 जी, 85। क्या से? टाइम क्या है? और 14:15, मतलब कि दोपहर के 2:15। जन्म स्थान? फरीदाबाद। फरीदाबाद। यही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, 8th का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, देखो, 9th हाउस में। और हाँ। 5th का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है। नहीं नहीं, मैं D7 की बात कर रहा हूँ। यही अच्छा, डी देखना सर। था। आपने D7 को चेक करना, D7 का 8th और 9th का रिलेशन बन रहा है क्या कहीं से? ये तो D10 खुला हुआ है ना जी। 30-10 है क्या? अच्छा। D7 तो 8th लॉर्ड मार्स है और 9th लॉर्ड गुरु। गुरु है। तो क्या कहीं गुरु और मार्स का रिलेशन है? हम्म, है? नहीं। क्यों नहीं है? 8th लॉर्ड की दृष्टि कहां पर है? 8th लॉर्ड कौन है? मार्स है ना। हाँ हाँ तो मार्स की 4th दृष्टि कहां पर है? हाँ, 9th हाउस पर। 9th हाउस पर है ना। और गुरु की दृष्टि 8th हाउस पर है। गुरु की दृष्टि 8th हाउस पर है। हम्म। देखना आप ये संबंध। और एक, अगर 8th और 9th का रिलेशन ऐसा बन जाए, दोनों एक साथ बैठ जाए, एक दूसरी राशि में बैठ जाए, तो उस हम्म, स्थिति में देखना अब क्या होता है। उनके पास संतान होगी, लेकिन फिर हम्म। भी वो अडॉप्ट कर लेते हैं किसी न किसी को, अगर 8th और 9th का मजबूती से रिलेशन हो। अच्छा, मान लो किसी का D7 में शनि ही 8th और 9th हाउस का लॉर्ड बन जाए तो। तब भी बनेगा, तब भी नहीं। बनेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, देखो मोस्टली ऐसा होता है, फिर क्या होगा, क्योंकि
अब जरूरी नहीं कि ऐसे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कुंडलियां होंगी, ऐसे बहुत सारे लगन होंगे जिसमें में शनि बनेगा, है ना, तो फिर भी चांसेस हो जाते हैं, चांसेस फिर भी हो जाते हैं। देरी से ये कैसे होंगे, शनि साथ में देरी का कारक भी है ना, लेकिन चांसेस होंगे संतान होने में, उसमें देरी में कुछ लोग करेगा, गड़बड़ करेगा। लेकिन एट्थ और नाइन्थ का रिलेशन एडॉप्टेड सन को दिखाता है, संतान को दिखाता है। ठीक है, और कोई कुछ है? हाँ जी रमेश जी। और कोई प्रश्न है, बताइए, क्या टाइम हो गया? रमेश जी कहाँ चले गए? ठीक है जी। अश्विनी जी कोई क्वेश्चन है, कोई है तो कुछ कुछ नई बात कुछ आपके जहन में है, ताकि हमें पता कुछ लगे तो बता सकते हैं। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत दिनों बाद आपसे सबसे इसी बहाने मुलाकात हुई, आनंद जी को भी देखने का मौका मिला। ये अश्विन। तो हमारे हाँ जी। फरीदाबाद के ही हैं। हाँ, अब आप क्या करते हो अश्विनी जी, बहुत दिन हो गए थे। हाँ, नहीं बस गुरु जी का आशीर्वाद है, अपना चल रहा है। अच्छा, किसी मतलब एप्लीकेशन के थ्रू काम कर रहे थे क्या, कोई कैसे? नहीं, मेरा तो अपना ये है कि आ, थोड़ा ठीक ठाक है, क्लाइंट बेस अच्छा है, हाई कोर्ट जजेस हैं, पुलिस के अच्छा, हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं मेरे। तो एस्ट्रोलॉजी में या किसी और चीज में? मैं एस्ट्रोलॉजी में ही बेसिकली। चलो बहुत बढ़िया जी। तो वो है, मैंने फिर बस अपना उसी में ही कौशिक एक जी कहीं चले गए थे क्या? हम आवाज है। नहीं आ रही, कौशिक जी, कौशिक जी कहाँ चले गए थे? बस वॉशरूम जाके आया था बस। चलो ठीक, अच्छा ऐसा है। हाँ जी। जेमिनी की बारे सुना आपने सोनी जी? जी। जेमिनी और पराशरी दोनों का समन्वय कैसे होता है? दोनों ही एक ही ले उसको लेंगे पास बताएंगी, एक्शन को बताएंगी। ले लेंगे पास हर हाँ हर एस्ट्रोलॉजी फॉर्म, कर देंगे जल्दी हमें उसको मिलाने का तरीका आना चाहिए। जी। जी। आप देखना कोई भी इवेंट मैं आपको दिखा दूंगा विद एग्जांपल। कोई हम्म। भी इवेंट जो घटित होगा तो सारे के सारे फॉर्म दिखाएंगे। वो भृगु भी दिखाएगी, हम्म। केपी भी दिखाएगी, वो जेमिनी भी दिखाएगी। हाँ। जेमिनी क्या है? जेमिनी शॉर्ट है। जेमिनी क्या एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। ओके। वो इधर उधर बातें नहीं करती। राशियों की दशाएं होती हैं, राशियों की दृष्टियां होती हैं, हम्म। और चर कारक होते हैं। चर कारक यानी कि जैसे पराशरी में स्थिर कारक है, हाँ हाँ आत्मा हाँ। कारक सूर्य है, पिता कारक सूर्य है। हम्म। ठीक है जी। चंद्रमा माता कारक है, तो सभी के लिए है वो। हम्म। पृथ्वी पर जितने जीव हैं सभी के लिए चंद्रमा माता कारक है। उसमें वो आत्मकारक, अमात्य कारक, वो दारा का। जेमिनी में क्या है, वो चेंज होते जाते हैं। हर हाँ हाँ व्यक्ति के हाँ। अलग, माता कोई और हो सकती है, पिता कोई और हो सकता डिग्री के हिसाब से बदल जाते हैं है, वो बदलते सारे। जाते डिग्री हैं। के हिसाब से। हाँ। उसमें ना गोचर देखना पड़ता, हम्म। ना उसमें कोई और पार्ट देखना है, लेकिन नवमास को देखना है साथ में उसको। हाँ, स्वांश और कारकांश कुंडली जो बन नवांश जाती। और कारकांश, कारकांश उसमें मेन है। अच्छा। उसमें क्या होता है, देखो जो लगन कुंडली है ना, लगन कुंडली क्या कहते हैं, भाई आपके साथ ऐसा होगा, आपकी इच्छा हाँ। है। हम्म। कारकांश कहते हैं कि ये भगवान की देन है, ये होगा आपके साथ, अच्छा। हमने आपको बना के भेजा है। हम्म। और जो नवमास कुंडली वो आपका प्रारब्ध है, वो वो लिखा तो होगा है। आपके साथ। हाँ। तो उसमें तीन कुंडलियां काम करती हैं, लगन, कारकांश और नवमास। वो ये जो स्वांश और कारकांश होता है, ये उसी को लगन, बस अगर नवांश कुंडली का लगन अगर लगन कुंडली का बना दें तो कारकांश बन जाता है। नहीं उसमें ऐसा नहीं, उस वो कारकांश होता है, जैसे मान लीजिए आत्म कारक। आत्मकारक से। आत्म कारक आपके नवमास कुंडली में कौन सी राशि में बैठा है? ओके। तो मान लीजिए बैठा है मीन राशि में, तो मीन राशि आपके लगन कुंडली में कहाँ है, उसको लगन बना लेंगे।
अच्छा अच्छा। वो कारकांश हो जाएगी। और हाँ जो समास है, हाँ। आपका आत्म कारक नवमास कुंडली में कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में है? जिस राशि में बैठा उस राशि को लग्न बना लेगा, आपकी समास कुंडली हो जाएगी। ओके ओके ओके। मेरे को बस यही था, थोड़ा सा आपसे जब बात हो रही थी दिमाग में था, मैंने कहा कि पराशरी और भृगुनंदी नाड़ी तो हो गई है, तो एक विद्या मैं और लेना चाह रहा था। तो जै, आपसे बात हुई तो ये अच्छा लगा। मेरे दिमाग में केपी चल रहा था। जैमिनी। जैमिनी करना चाहिए, ओके। हमारे जो गुरु जी है ना, हाँ हाँ। वो कहते हैं मैं, देखो वो भंडार है। हाँ आपने, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ना, उनके पास किसी की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। कहते हैं मैं, जब भी मैं देखता हूँ किसी को प्रोडिक्शन करता हूँ ना, मेरे मेरे पास एक हथियार होता है, उधर जैमिनी। ओके ओके। लास्ट एंड फाइनल मेरे पास, मैं जैमिनी से ही संतुष्ट होता हूँ। अच्छा। हाँ। तो बोलते भी हैं, कई क्लास में बोलते हैं इस पे, हम्म। ऐसे कोई आप किसको मतलब कि प्रेफरेंस दिया जाता है, बोले है तो सभी एक जिस, ऐसी कोई बात नहीं जी। भाई। लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछते हो तो मैं जैमिनी को प्रेफरेंस करता चलिए, फिर आपने मेरे लिए एक रास्ता तो तय कर दिया कम से कम। मैं इसको कंफ्यूजन में था मैं कि कौन सा करूं, तो इसका मतलब है कि मेरे को जेमिनी की तरफ जाना चाहिए अब। जैमिनी में। जैमिनी आपको बता रहे हो ये कौन सा ग्रह है, हाँ आपके जीवन पर्यंत आपको परेशानी देगा, आपने केवल उसको पकड़ के रखना है बस। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रोफेशन के लिए अमात्य कारक लेके चलते हैं वो पूरी तरह से। बिल्कुल, जैसे मान भाई ज्ञाति कारक होता है एक, हाँ। तो ता उम्र आपको परेशान वो करेगा ही करेगा, उसको सही कोई बात। नहीं रोक सकता। हाँ, छठे भाव का होता है ना वो ज्ञाति कारक, छठे लेवल छः, पे टिक। 6 8 12 तीनों का हाँ होता है। हाँ 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 हाँ। और उसमें तो ऐसा है, नग पहनाने का तरीके जबरदस्त है। अच्छा। मैंने किसी को नग पहनाया था ऐसे ही, लेकिन किसी ने बोला भाई ये तो आपका इनका नग वो मार्किस से, हाँ मैंने मार्किस का नग पहना दिया उसको। हाँ। लेकिन जैमिनी के अनुसार वो अमात्य कारक है, अरे बाप रे। अच्छा वो काम करता है। अच्छा। एक को पहना है मैंने, उसकी उस टाइम थी, उसकी जो सैलरी थी 50 60 60 70 के आसपास थी सैलरी उनकी। तो उनको अच्छा। पहना दी मैंने पुखराज अमात्य कारक के हिसाब से। हाँ। तो 2 3 महीने उनकी पे, उनकी 1.5 लाख हम्म। हो गई। अरे वाह। और वैसे होता है देखो, उसका वो मार्किस है, हाँ हाँ ये हाँ। जैमिनी में अमात्य कारक है। ओके ओके। तो जैमिनी हमें बताते हैं कौन सा उन्हें नग पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, किसका दान करना चाहिए, किसका दान नहीं करना चाहिए, हम्म। किसका हवन करना है, किसका नहीं करना है, किसका अच्छा, जल मतलब प्रवाह करना रेमेडीज है। में जेमिनी ज्यादा अच्छी है। अच्छी है ओके ओके। जैमिनी को मैंने भी, क्योंकि जैमिनी और पराशरी दोनों ही को दशाएं होती हैं उसमें अलग अलग। हाँ 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 चर दशा उसमें ज्यादा यूज होती है, चर दशा। हाँ 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 हाँ। एक होती है मंडूक दशा। हम्म। और जैमिनी में यूज करते हैं चर दशा, हम्म राशियों की दशा होती है। और हम्म 12 साल से ज्यादा किसी की दशा नहीं होती, हम्म कम हम्म। से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 12 साल। हाँ, पराशरी की तरह 20 तक नहीं होती है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम्म हमारे शुक्र की 20 साल की और सभी के लिए 20 साल की है। हम्म हम्म। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वह सभी की 3 साल की 4 साल होगी। किसी वो राशि की दशा 2 साल की है, किसी की राशि की दशा वही 1 साल की। अच्छा। हाँ, बिल्कुल फिक्स नहीं है वहां पर। अरे वाह। और कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, अरे वाह। तो किसकी राशि दशा इस टाइम है, हम्म। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर। आपने केवल डेट ऑफ बर्थ निकाल लो, उसका पता निकालो उसकी, अपने आप निकाल लो डेट ऑफ की जो है, किसकी दशा है, कितने टाइम में क्या है। चलिए, आपने ये क्लियर कर दिया। मैं अब फिर जैमिनी की तरफ बढ़ता हूँ थोड़ा, बिल्कुल कि बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर दो तीन से अगर चीजें सटीक बैठ जाती हैं, क्योंकि अभी मैं भृगुनंदी नाड़ी काफी इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है भृगुनंदी नाड़ी से। बिल्कुल वो कारक बेस है सारी, टोटली हाँ, कारक बेस है वो। और उसमें क्या है कि लोगों को पास्ट इवेंट्स बताता हूँ, तो हम्म। आमतौर पे मैं किसी की भी कुंडली देखा तो 8 10 इवेंट बता दिए, और वो बिल्कुल सटीक लग गए, तो उसका विश्वास वैसे ही जम जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कहता भविष्य तो मैं तब मानूंगा जब आप मेरे पास्ट बता सको फास्ट पहले। बढ़ता है। और वो पास्ट भृगुनंदी नाड़ी इतना क्लियर देती है, इतना क्लियर देती है कि मजा आ जाता है एकदम। कई बार ऐसा होता है जी, देखो
कई बार ऐसा होता है,